हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मास्टर यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो जिसमें हम डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ भाई लोग क्लास 8 साइंस की। ठीक है, इस बुक के अंदर हम ना फिजिक्स का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In class 7th, you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? आप लोगों ने क्लास 7th में लर्न किया हुआ है, आपने सीखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता था, हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? आपको याद है कि हम किस तरह से डिसाइड करते थे कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है? आगे बात करते हैं। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट? यानी कि जो डिस्टेंस मूव किया है ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में वो क्या इंडिकेट करता है? तो ये सारी जो बातें बोल रहे हैं ये बात बोल रहे हैं 7th के लिए कि आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा कि कोई दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, मान लो दो कोई कार चल रही हैं, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि भाई ये वाली कार ना फास्ट चल रही है, ये वाली कार स्लो चल रही है? या मान लो दो बाइक चल रही हैं, ये वाली बाइक स्लो चल रही है, ये वाली फास्ट चल रही है। तो ये आपने 7th में पढ़ा हुआ होगा। तो आगे बोलता हूं, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अनटिल टाइम इंडिकेट? जो डिस्टेंस मूव किया ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट का मीनिंग है जो भी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जेक्ट कोई कार हो सकती है, ऑब्जेक्ट कोई आपकी बाइक हो सकती है, ऑब्जेक्ट आपकी कोई साइकिल हो सकती है, या ऑब्जेक्ट आप खुद हो सकते हो अगर आप मोशन कर रहे हो तो फिजिक्स के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट वर्ड होता है ये इंडिकेट करता है किसी भी बॉडी को, किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को जो कि मोशन कर रही होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यू ऑल्सो नो डेट अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यू ऑल्सो नो डेट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जैसे कि बॉल को ले लो, बॉल जब रोल करती है तो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। कभी भी आपने देखा भी होगा, जैसे आपने किसी बॉल को रोल किया, एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तो बॉल क्या होगी, पहले तो तेज चलेगी, फिर धीरे 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एंड में जाके कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी। चाहे थोड़ी दूर जाके रुके या कहीं पास में रुक जाए, लेकिन बॉल आपकी कुछ दूर जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्लो डाउन होने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है समटाइम्स इट में चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, कभी कभी अपना मोशन चेंज कर देती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने का मीनिंग क्या है? मान लो कि आपका छोटा भाई या छोटी सिस्टर फुटबॉल खेल रही थी, उसने आपकी तरफ फुटबॉल को किक किया, तो कभी कभी आप क्या करते हो, हल्का सा अपना पैर टच कर देते हो और आप फुटबॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो। मान लो कि फुटबॉल आ रही थी आपकी तरफ, तो आप क्या करते हो, हल्की सी किक लगा के उस फुटबॉल को रोकते नहीं हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देते हो किसी और डायरेक्शन, चाहे इधर चली जाए चाहे इधर चली जाए, कहीं भी चले जाए। ठीक है, तो आपने ये भी किया हुआ है कि भाई कभी कभी आप मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, समटाइम इट में चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल डेट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंजेस डायरेक्शन। यानी ये पॉसिबल है कि बॉल या तो स्लो डाउन हो जाएगी, वो तो होती है ऑब्वियसली, ऑल्सो चेंजेस डायरेक्शन, और अपना डायरेक्शन भी बदल लेती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर? तो अब आपके मन में कभी ये नहीं आता कि भाई ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या चीज की एक वजह होती है जिस वजह से कोई भी बॉल जो है वो तेज हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है? जैसे कि मान लो कोई बॉल आपने किक मारी तो शुरू में तो थोड़ी दूर तक जाएगी, लेकिन आपने देखा धीरे धीरे वो स्लो होना शुरू हो जाती है। तो आपके मन में नहीं आता कि धीरे धीरे स्लो होना क्यों शुरू हो गई? ठीक है, या मान लो कि अगर कोई बॉल है उसकी एकदम से स्पीड बढ़ गई, तो क्या वजह थी जिसकी वजह से स्पीड बढ़ गई? हम आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपके दिमाग में आने भी लगा होगा, फोर्स आने लगा होगा, मुझे पता है आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हम फोर्स लगाते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हो मेरे भाई, आप ना बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। वो हम धीरे धीरे आएंगे क्योंकि हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं, तो जब हम आएंगे इस पॉइंट पे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन जो आपके दिमाग में भी आ रहा है ना वो मैं समझ गया, फोर्स बिल्कुल सही आंसर है, उसी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर? ठीक है, और चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है,
तो क्या ये सारी चीजें कौन करता है कि स्लो डाउन करना, गो फास्टर और चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, सब फोर्स करती है मेरे भाई। कौन करता है? फोर्स करती है। आप सब सही सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ अवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। कुछ अपने एवरीडे एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करते हैं। क्या देखते हैं? व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? आप फुटबॉल मूव करने के लिए क्या करते हैं? आप बोलोगे मैं तो किक मारता हूं उसमें, ठीक है, ओके। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? आप उस बॉल को जो कि मूव कर रही है उसे और फास्ट करने के लिए और फास्टर बनाने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, ओके। हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? गोलकीपर जो है, जैसे कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा है, ये गोलकीपर जो है वो बॉल को कैसे स्टॉप करेगा, कैसे रोकेगा? ठीक है, ओके। अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। जो हॉकी प्लेयर होता है, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हो, ये हॉकी प्लेयर अपनी इस फ्लिक से क्या कर रहा है? बॉल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ओके। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? जो बैट्समैन ने बॉल को हिट किया उसे फील्डर कैसे स्टॉप करेगा? ये भी देखो आपको एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो। यहाँ पे किसी बैट्समैन ने बॉल को मारा होगा, तो उसके बाद फील्डर ने क्या किया? बॉल को रोका हुआ है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन ऑल दी सिचुएशन, आपने जो ये सिचुएशन देखी, क्या क्या देखी कि भाई गोलकीपर ने बॉल को रोका, हॉकी प्लेयर ने क्या किया? डायरेक्शन चेंज किया बॉल का, फील्डर ने स्टॉप किया बैट्समैन की बॉल को। तो इन ऑल दी सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर, या तो बॉल फास्टर हो रही है या स्लोर हो रही है, और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। जैसे कि आपने भी देखा, जब बैट्समैन ने हिट किया, फील्डर ने बॉल को रोका, तो क्या किया? स्लो डाउन किया। फुटबॉल के केस में आपने क्या किया था? उसकी स्पीड बढ़ाई थी किक मार के। और हॉकी वाले प्लेयर ने क्या किया था? बॉल तो मूव पहले से कर रही थी, उसने उसका डायरेक्शन चेंज किया था। किससे? अपनी स्टिक के फ्लिक से। क्लियर है? तो यही इन्होंने डिस्कस किया। इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर, और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी ऑफन से डेट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड। यानी कि जब हमने बॉल को किक किया तो हम कहेंगे क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ। किक किया या पुश्ड किया या थ्रो किया या फ्लिक्ड किया, जो कि हॉकी प्लेयर ने किया था अपनी स्टिक से, ठीक है। तो हम कहेंगे ये सब किसकी वजह से हुआ है? फोर्स अप्लाई हुई है। व्हाट इज अ फोर्स? अब बात आता है व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स है क्या? ठीक है। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड? ये क्या कर सकती है उन बॉडीज पर जिस पर कि ये अप्लाई की जाती है, जिस पर ये लगाई जाती है? वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो यही सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स क्या करती है, फोर्स है क्या, फोर्स उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या करेगी जिस ऑब्जेक्ट पर वो अप्लाई होगी। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या है? तो देखो, एक्शंस, जो एक्शन होते हैं लाइक पिकिंग, ओपनिंग, सेटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ये सारे जो एक्शंस बताए वो कुछ ना कुछ टास्क को, सर्टेन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पिकिंग, पिक द बॉल, कुछ आपने उठा लिया, या पिकिंग द पेन, आपने पेन को उठा लिया। ओपनिंग, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द विंडो, आपने विंडो को खोला। सेटिंग, ठीक है, कुछ आपने बंद किया। किकिंग, फुटबॉल को किक किया। हिटिंग, किसी के थप्पड़ हिट कर दिया, थप्पड़ मार दिया किसी अपने दोस्त को या भाई बहन को, छोटे को, तो हिटिंग। तो ये सब में क्या हो रहा है? आप कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हो, कुछ ना कुछ टास्क कर रहे हो। क्लियर है? ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ये सारे एक्शंस आपने लिए वो यूजुअली रिजल्ट कर देते हैं। क्या रिजल्ट देते हैं? ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कुछ चेंज आता है स्टेट ऑफ मोशन में। स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है? कि कोई चीज रुकी हुई है तो चलना शुरू कर देगी, कोई चीज चल रही है तो रुक जाएगी,
ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज आता है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म, क्या ये टर्म रिप्लेस किए जा सकते हैं किसी और टर्म से? लेट अस फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट पेज था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में नहीं करा रहा हूं। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये एक्टिविटी भी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, फिर मैं ये एक्टिविटी भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू आगे करते हैं। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश और बोथ? जो अभी आपने एक्शन देखे, क्या एक्शन देखे? पिकिंग, किकिंग, लिफ्टिंग। ठीक है, क्या क्या एक्शन से? आपके ये वाले जो एक्शन से इनकी बात हो रही है, पिकिंग, ओपनिंग, सेटिंग, किकिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग। ये सारे जो एक्शंस थे, क्या हम इन एक्शंस को पुश और पुल नाम में ग्रुप कर सकते हैं? जैसा कि इन्होंने भी कुछ देर पहले बोला भी था। इन्होंने क्या बोला था मेरे भाई? इन्होंने बोला था कि क्या इनको कुछ और भी नाम दिया जा सकता है? लेट अस फाइंड आउट। तो अब इन्होंने फाइंड आउट कर लिया। इन्होंने फाइंड आउट क्या किया कि डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड। जो ये सारे एक्शंस हैं अभी जो मैंने आपको पढ़ाए, वो सारे एक्शंस को पुल या पुश बोल सकते हैं। लिफ्ट किया, किसी को लिफ्ट किया, पुल किया, किक मारी, पुश किया। तो या तो इन सारे केसेस में पुल हो रहा होगा, पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना, या तो पुश हो रहा होगा, या फिर किसी को धकेलना। पुश करना मतलब धक्का देना एक तरीके का, या फिर हो सकता है दोनों ही चीजें हो रही हो, पुश भी और पुल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब आपको फोर्स की डेफिनेशन मिल चुकी है मेरे भाई, कि इन्होंने कहा जो ये सारे एक्शंस हो रहे थे, लिफ्ट करना, किक करना, ठीक है, शिफ्ट करना, ये सारे किस में आ रहे थे? या तो इसमें पुश हो रहा था या पुल हो रहा था। तो हमने सारे एक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप बना दिए, या तो पुश होगा या फिर पुल होगा। तो इसी पुश और पुल को किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने पर हम कहते हैं कि भाई यही फोर्स है। तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मैंने इस बुक को पुश किया आगे की तरफ तो ये फोर्स हुई, या मैंने इस बुक को इस तरीके से पुल किया, खींचा अपनी तरफ, तो ये भी फोर्स है। ठीक है, तो हम या तो पुश कर रहे हैं या फिर इसको पुल कर रहे हैं। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े। ठीक है, thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force। जो ये मोशन हुआ ऑब्जेक्ट के अंदर, वो किसकी वजह से हुआ? एक्शन ऑफ फोर्स की वजह से हुआ। When does a force come into play? Let us find out कि ये फोर्स कब लगती है? When does a force come into play? Let us फाइंड आउट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ये लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। आई लर्न इन क्लास 6 में कुछ सीखा हुआ है। डेट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स। आपने देखा होगा कोई भी एक मैग्नेट का पीस है, वो अपनी तरफ किसको खींचता है? आयरन को खींचता है, आयरन के पीसेस को। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? ऑल्सो अ पुल। वो भी एक तरह का पुल हो गया, खींचना। मैग्नेट रखी है, आयरन यहां पर रखा हुआ है कहीं पर, तो इसको क्या किया? अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल ऑफ टू मैग्नेट? यानी दो मैग्नेट के सिमिलर पोल के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो वहां हम कह सकते हैं एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। दो मैग्नेट के पोल का मीनिंग है जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। क्या मेरे भाई? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपकी एक मैग्नेट होती है, उसमें क्या होते हैं? एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो उन्होंने बोला रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स, यानी कि सिमिलर पोल का मीनिंग या तो नॉर्थ को पास लेकर आओ दो मैग्नेट के, या साउथ को दो पास लेकर आओ, तो उनमें रिपल्सन होगा। यानी कि सेम पोल, सिमिलर पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर। क्लियर है? इज इट अ पुल और पुश? तो बताओ मेरे भाई, पुल होगा पुश होगा? रिपेल कर रहे हैं। मान लो ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये जैसे ही पास आए पुल कर, वो एक तरह से अपने आप को क्या करने? रिपेल करने लगे। तो जब ये रिपेल कर रहे हैं तो मैं बताओ पुल कर रहे हैं पुश कर रहे हैं? बताओ आप क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं एक दूसरे को? ये इसे इधर पुश कर रहा है, ये इसे इधर पुश कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरएक्शन। ठीक है, जो फोर्स होती है वो किसी न किसी इंटरएक्शन की वजह से होती है। देखते हैं क्या इंटरएक्शन की यहां बात होती है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। मान लो कि एक इंसान कार के पीछे खड़ा हुआ है, जैसे कि ये इंसान खड़ा है, कार आगे है।
ठीक है। विल द कार मूव ड्यू टू इट्स प्रेजेंस, क्या इसके सिर्फ यहां होने की वजह से, इसके सिर्फ यहां होने की वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या कार मूव करना शुरू कर देगी। सपोज द मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार, अब सपोज करिए, आप एज्यूम करिए, ऐसा मानिए कि इस इंसान ने कार को क्या करना शुरू कर दिया, पुश करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप इस दूसरे एग्जांपल में देख सकते हैं फिगर में। अब ये इंसान क्या कर रहा है, पहले तो सिर्फ खड़ा हुआ था ये इंसान, अब क्या कर रहा है, ये कार को पुश करने लगा। ठीक है भाई, तो इन्होंने बोला कि सपोज द मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार, अब इसने क्या किया, कार को पुश करना शुरू किया। दैट इज ही अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, यानी कि पुश करने को हम क्या कहते थे मेरे भाई, फोर्स कहते थे, या पुल करने को। तो जो इसने पुश किया कार को, तो इसने क्या किया, इसने ही अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, इसने फोर्स को अप्लाई किया उसके ऊपर। क्लियर है। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, कार क्या कर सकती है, मूव करना शुरू कर सकती है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स का मीनिंग क्या है, इस बंदे ने फोर्स कहां लगाई, देखो आप देख सकते हो, इसने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो कार भी आपकी आगे ही जाएगी। ऐसा नहीं फोर्स लगाई इसने इस डायरेक्शन में, कार पीछे आने लगी, ना ना, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है जो मैंने एरो बनाया है, तो कार भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। ठीक है, तो आगे बोला नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। तो यहाँ पे आप लोग नोट करिए कि इस मैन ने, इस आदमी ने कार को क्या किया, पुश किया, टू मेक इट मूव, इसको मूव कराने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर है। तो पुश करना भी एक तरह का क्या है, फोर्स ही है। तो हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने कार पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिसकी वजह से कार का क्या हुआ, मोशन हुआ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन फिगर 11.13b, 11.13 का फिगर देखते हैं, ये रहा 11.13, दो फिगर है, ए और ये वाला बी। देखते हैं आगे। सो 3 सिचुएशन डेट में बी फेमिलियर टू यू, फेमिलियर। ठीक है, आपके पास 3 सिचुएशन है जिनसे आप अच्छे से फेमिलियर होंगे, आप अच्छे से परिचित हैं, आपको पता है। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं इनको देख करके, पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं, किसको देखकर। एक तो इस फिगर को देखो, अभी एक फिगर और दिखाऊंगा। इन फिगर 11.3 बोथ द गर्ल अपीयर टू पुश ईच अदर। तो देखते हैं पहले 11.3 फिगर के अंदर क्या हो रहा है। तो देखो मेरे भाई, फिगर 11.3 का एक ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लड़की इसको पुश कर रही है उधर की तरफ। कैसे पता चल रहा है मेरे को, देखो भाई, इसके पीछे आप पैर को देख सकते हो, साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें फोर्स लग रही होगी, तभी ये इसको पुश कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की आप पोजीशन से पता कर सकते हो, साफ साफ देखो, इसकी भी पोजीशन से पता चल रहा है कि ये लड़की इसको पुश कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हु इज पुशिंग हुम। तो आगे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, 11.3 का ए पार्ट हो गया। तो एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रही है। दूसरा डायग्राम देखते हैं। दूसरा डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हो कि ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। इनके देखो पैर आगे हैं, बाकी के देखो पीछे की तरफ मोशन हो रहा है, यानी ये लड़की इसको पुल करने की कोशिश कर रही है और ये वाली लड़की इसको पुल करने की कोशिश कर रही है, खींच रही है। और ये सारी सिचुएशन आप इनसे फेमिलियर भी हो, आपने देखा भी है। ये बच्चे गेम भी खेलते रहते हैं इस तरीके का, घूम घूम के जो खेलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इन फिगर 11.3 बोथ द गर्ल अपीयर टू पुश ईच अदर। ठीक है, तो 11.3 ए फिगर में, यानी कि जो ये वाला फिगर अभी आपने देखा था, इसके अंदर गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रही हैं। ठीक है, द पेयर ऑफ गर्ल इन फिगर 11.3b, यानी 11.3b मतलब ये वाला फिगर जो है, इसमें जो गर्ल्स का पेयर है, गर्ल्स का जो जोड़ा है, जो पेयर है, आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, ये दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रही हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से आगे भी कुछ बताया है इन्होंने इस वाले डायग्राम में। द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3c, यानी ये वाला फिगर 11.3c, आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। यहाँ पे देखो, ये जो बैल है या ये जो काउ है, ये क्या कर रही है, एक ये इस मैन को खींच रही है अपनी तरफ, और ये मैन इस काउ को खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ट्राई टू पुलिंग ईच अदर, अपीयर टू पुल ईच अदर। क्लियर है। ठीक है, द गर्ल इन द टू सिचुएशन, जो आपने ये दो सिचुएशन देखी, एक तो 11.3 का ए पार्ट और एक 11.3 का बी वाला पार्ट, ये वाला। तो इन दोनों ही सिचुएशन में द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन आर सोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों ही केसेस में आपने देखा कि गर्ल एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं। वो बात अलग है कि एक डायग्राम के अंदर जो फोर्स है वो कैसी है,
पुशिंग है, यानी पुश कर रही हैं, धक्का दे रही हैं, और एक दूसरे डायग्राम में वो पुल कर रही हैं। लेकिन पुश करने को और पुल करने को दोनों को ही हम फोर्स बोलते हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि दोनों ही केसेस में फोर्स अप्लाई हो रही है। वो बात अलग है कि वो फोर्स का क्या इफेक्ट आएगा। क्लियर है? फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। यानी यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ में आया कि कम से कम भाई दो ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करने चाहिए फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। जैसे मान लो अभी एक लड़की अकेली होती, क्या करती, ना तो किसी पर फोर्स लगा पाती, ना कोई इस पर फोर्स लगाता। तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए ना फोर्स को देखने के लिए। तो इन्होंने यही बोला, वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। कम से कम दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो गर्ल हैं, सेम यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये कार अकेली होती तो कार किस पे फोर्स लगाती, किसी पे नहीं। अगर मान लो आदमी खड़ा होता, कार नहीं होती, तो ये किस पे फोर्स लगाता, किसी पे नहीं। तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक कार थी एक ऑब्जेक्ट था, इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ तब क्या लगी, फोर्स लगी। सेम इस वाले केस में देख लो मेरे भाई, अगर मान लो कि बैल होती तो ना तो बैल पे कोई फोर्स लगा रहा होता, ना बैल किसी पे फोर्स लगाती, कोई नहीं, आराम से मजे मार रही होती। अगर मान लो ये इंसान अकेला होता तो ये भी किसी को फोर्स नहीं लगा रहा होता। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन हुआ, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्लोज आए, कांटेक्ट में आए, तो क्या हुआ, इस बंदे ने इस पे फोर्स लगाई, इसने इस पे फोर्स लगाई। तो वही इन्होंने बोला कि कम से कम फोर्स को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन कराना पड़ेगा। क्लियर है? Thus an interaction of one object with another object result in a force between two object। तो जो इंटरेक्शन होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से, उसका रिजल्ट क्या होता है, उनके बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाती है। क्लियर है? आज हम स्टार्ट करने हैं फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पहले का रिमाइंड करा दूं, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, इस बात का मीनिंग क्या है कि अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन लग रही हैं तो उन फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी वो फोर्स इंक्रीज हो जाती है। सेम हमने देखा था अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उनका डिफरेंस हो जाता है, यानी कम हो जाती है। तो आज जो अपन का टॉपिक है वो अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जब भी फोर्स किसी एक चीज पर लगेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगेगी तो क्या होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल व्हाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वाज 0। आपको याद होगा, या एक एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि मान लो कोई फुटबॉल प्लेयर है, उसने फुटबॉल पे किक मारी, तो क्या है, पहले फुटबॉल रुकी हुई होगी, कैसी होगी, रेस्ट पे। रेस्ट मतलब होता है रुका हुआ। इसकी स्पीड कितनी होगी, इट्स स्पीड वॉज 0। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव। जो हमने फोर्स अप्लाई की उस रुकी हुई बॉल पर, उससे क्या होगा, वो बॉल मूव करेगी टुवर्ड्स द गोल, गोल की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल। अब मान लो कि जो आपने किक मारी फुटबॉल में गोल करने के लिए, बट हुआ क्या, गोलकीपर ने जंप करके उस गोल को सेव कर लिया। तो एक्चुअल में गोलकीपर ने किया क्या, बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल। यानी जिस बॉल पे आपने किक मारी, जिस बॉल पे आपने फोर्स लगाई और आप गोल करना चाहते थे, उसी बॉल को क्या किया, फोर्स लगा के गोलकीपर ने रोक लिया। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। यानी कि जो फोर्स लगाई गई है, किसके द्वारा, जो फोर्स लगाई गई है आपकी गोलकीपर के द्वारा, वो फोर्स या तो उस बॉल को रोक सकती है, कैन स्टॉप, और डिफ्लेक्ट द बॉल, या डिफ्लेक्ट कर सकती है, यानी कि गोल नहीं होने देगी, गोल के अलावा कहीं इधर उधर बॉल चली जाएगी। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। ठीक है, यानी गोल स्कोर करने से रोक लेगी। इफ द गोलकीपर सक्सेड टू स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0। अगर गोलकीपर सक्सेस हो जाता है बॉल को रोकने में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज टू 0, यानी कि उस बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 की तरफ हो जाएगी। तो दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। तो जो ये ऑब्जर्वेशन हमने देखा गोलकीपर वाला, जिसमें कि पहले रुकी हुई बॉल पे प्लेयर ने फुटबॉल को किक मारा, यानी उसकी स्पीड बढ़ाई, फिर सेम उस फुटबॉल के अंदर जब स्पीड आ गई तो गोलकीपर ने क्या किया, फोर्स लगा के उस बॉल को रोक लिया। तो जो ये ऑब्जर्वेशन हुआ
तो इसमें क्या सजेस्ट किया, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, यानी कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज की जा सकती है। चेंज होने का मतलब क्या है बच्चों, यानी कि या तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो या फिर आप उस स्पीड को कम भी कर सकते हो। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अगर आपकी जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो ऑब्जेक्ट के मूविंग के डायरेक्शन में लगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज की जा सकती है। जैसे कि आपने देखा फुटबॉल प्लेयर था, उसने किक मारी, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव की उसी डायरेक्शन में उसने किक मारी थी, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि जो बॉल है उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर फोर्स अप्लाई हो किसके डायरेक्शन के अपोजिट हो, जो मोशन हो रहा है बॉल का उसके डायरेक्शन के अपोजिट हो, जैसे कि गोलकीपर, देखो बॉल में किक किसने मारी थी, प्लेयर ने मारी थी, लेकिन रोका किसने, गोलकीपर ने रोका, यानी मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगी तो इट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो हमेशा उसकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है आता है पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहेली अब क्यूरियस होने लगी, पहेली सोचने लगी क्या जो फोर्स है उसका एप्लीकेशन बस इतना है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकती है। लेट अस फाइंड आउट, पता करने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंडीशन सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स भी चलो देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसमें क्या है, इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। आपने देखा होगा जब भी वॉलीबॉल खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लेयर्स पुश करते हैं बॉल को। पुश ऐसे नहीं करते कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा दें उसकी स्पीड बढ़ जाए, सिर्फ इतना पुश करते हैं कि वो बॉल उनके दूसरे प्लेयर तक पहुंच जाए, दूसरे प्लेयर को शेयर करते हैं उस बॉल को। ठीक है, समटाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाई पुशिंग और स्मैशिंग इट। कुछ टाइम बाद क्या होता है, कोर्ट से इधर उधर भी बॉल जाती है, इधर वापस भी आ जाती है। इन क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर देखते हैं, अब बैट्समैन प्ले हिज और हर शॉट बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। आपने देखा है क्रिकेट में बैट्समैन क्या करता है, जो बॉल होती है उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, यानी कि वो शॉट लगाता है। शॉट किस तरीके से लगाता है, बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल, यानी उस बॉल पे लगाता है फोर्स विद द बैट। किससे लगाता है, उस बैट से लगाता है। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस। क्या ये दो केस बताए, एक तो वॉलीबॉल का बताया, एक क्रिकेट का बताया, क्या इसमें कोई भी डायरेक्शन में चेंज आया, ऑब्वियसली आया। देखो आपने ध्यान से सुनाओ तो वॉलीबॉल में क्या हो रहा था, वो फोर्स इसलिए नहीं लगा रहे थे कि बॉल की स्पीड बढ़ जाए, वो फोर्स इसलिए लगा रहे थे कि जो बगल में खड़ा हुआ बंदा है, प्लेयर है, उस तक बॉल पहुंच जाए। उस तक बॉल पहुंचने का मतलब क्या है, बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल दें, यानी डायरेक्शन बदल जाएगा तो बॉल जिसके पास हम भेजना चाहते हैं उसके पास पहुंच जाएगी। यानी डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं बाई अप्लाइंग फोर्स की बॉल किस तरफ मूव करेगी। ठीक है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन यू गिव फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। क्या आप और भी कुछ एग्जांपल दे सकते हो? हाँ भाई बिल्कुल दे सकते हैं। डे टू डे लाइफ में ऐसा बाइक और बाईसाइकिल इनमें भी होता है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो होता क्या है, ब्रेक अप्लाई करने में मेरे भाई ये होता है कि फोर्स जो होती है मोशन के अगेंस्ट लगती है, इसलिए वो ब्रेक लगने की वजह से कोई भी बाइक या साइकिल रुक जाती है। अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। तो यहां से पता चल गया कि या तो स्पीड में चेंज आ सकता है या डायरेक्शन ऑफ मोशन ही बदल सकता है, या दोनों चीजें बदल सकती हैं, डायरेक्शन भी बदले और स्पीड भी बदले। एज चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन थस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो फोर्स होती है वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला सकती है। स्टेट ऑफ मोशन को थोड़ा इन्होंने समझाने की कोशिश की है, देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड। जो स्टेट ऑफ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिस्क्राइब होता है उसकी स्पीड से, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसके डायरेक्शन से। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड की अगर बात हो रही है तो यानी स्टेट ऑफ मोशन की बात हो रही है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जब भी हम बोलते हैं ना कि बॉडी रेस्ट में है, यानी कि स्पीड जो है वो क्या है, जीरो है ऑब्जेक्ट की। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट चाहे मोशन में हो या रेस्ट में हो, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन है। जब रेस्ट में है तो हम बोलेंगे जीरो स्पीड है, और जब मोशन में है तो हम बोलेंगे जो भी उसकी स्पीड है। तो दोनों ही केसेस में हमें बोला जाता है स्टेट ऑफ मोशन है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। क्लियर है? Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of an object?
क्या इसका मतलब ये है कि जो फोर्स का एप्लीकेशन है या फोर्स का जो यूज है वो हमेशा यही रिजल्ट लाएगा कि उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा? स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा यानी क्या, या तो स्पीड बढ़ाएगा या तो स्पीड कम करेगा या उसका डायरेक्शन बदलेगा। लेट अस फाइंड आउट, अभी और पता करते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने पता किया था कि क्या फोर्स सिर्फ स्पीड बढ़ाती है ना, फिर पता चला फोर्स डायरेक्शन नहीं बदलती। अब वो कह रहा है क्या सिर्फ फोर्स डायरेक्शन ही बदल पाती है और स्पीड ही बदल पाती है ना? अभी और भी देखते हैं क्या होता है। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस डेट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। काफी बार हमने ये भी देखा है कि जरूरी नहीं फोर्स लगने की वजह से कोई ना कोई रिजल्ट हमें मिले, मोशन का कोई ना कोई स्टेट चेंज हो। जैसे मान लो कोई बहुत हैवी बॉक्स है, अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। मान लो बहुत ज्यादा कोई हैवी बॉक्स है, आप उस पर मन चाहे जितनी फोर्स लगा लो वो वहां से हिलने का नहीं है, तो क्या हमने फोर्स नहीं लगाई? तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला है कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाई है फिर भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल देख लो, आप अपने घर की दीवार को फोर्स लगाओ, आप अपने घर की दीवार में मन चाहे जितना फोर्स लगा लो वो दीवार नहीं हिलने की। क्यों नहीं हिलने की? क्योंकि हम फोर्स तो लगा रहे हैं फिर भी वहां पर कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स लगने की वजह से हमेशा आपको रिजल्ट मिले ही मिले। ठीक है, तो ये केसेस और ये ऑब्जर्वेशन कैसे हैं जिसमें हमने फोर्स तो लगाई पर हमें कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। जब भी आप वॉल को पुश करने की कोशिश करोगे तो आपको कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया फोर्स के क्या क्या एप्लीकेशन है। हमने देखा फोर्स स्पीड बदल सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकती है, क्या और कुछ भी कर सकती है। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि फोर्स स्पीड चेंज करने के अलावा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलने के अलावा और क्या क्या कर सकती है। जिसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो तक, जो हमने डिस्कस किया था ये डिस्कस किया था कि फोर्स क्या कर सकती है। तो हमें पता चला था फोर्स किसी भी मोशन का स्टेट चेंज कर सकती है, यानी कि या तो उसकी स्पीड बढ़ा सकती है या स्पीड कम कर सकती है या डायरेक्शन बदल सकती है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे क्या फोर्स और कुछ भी कर सकती है। तो अपन का नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बदल सकती है? शेप को बदल सकती है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ एक्टिविटी दी हुई है। अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, what do you conclude from the observation noted in table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? यानी कि ये कह रहा है कि क्या होगा जब आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी बैलून पर जो कि फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स, अपने हथेली के बीच में। तो हम सब जानते हैं क्या होगा भाई, वो बैलून जो है वो फूट जाएगा। What happened to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a chapati? जो डाउ होता है, जो आटा मड़ा हुआ जिसे हम बोलते हैं, जो आटा मार देते हैं, उसकी जो बॉल होती है उससे हम क्या करते हैं? गोल गोल चपाती बनाते हैं। What happen when you press a rubber ball placed on a table? क्या होगा जब हम रबर बॉल को प्रेस करें जो कि टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल यू सॉ डेट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। यानी यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल आया कि फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। यानी अब तक हमें ये तो पता था बच्चों कि फोर्स किसी की भी स्पीड बढ़ा सकती है, ये भी पता था फोर्स किसी की स्पीड कम कर सकती है, ये भी पता था फोर्स किसी का डायरेक्शन बदल सकती है। और यहां से को पता चल गया फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, उसकी शेप में भी चेंज ला सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Having performed all the above activity, you would have realized that a force may make the object move from rest. ठीक है भाई, रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। May change the speed of an object if it is moving. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड बदल सकती है। जैसे हमने फुटबॉल के केस में देखा था, फुटबॉल पहले से मूव करते हुए जा रही है, हमने उसमें किक और मार दी तो चलती हुई बॉल थी पहले से, उसमें हमने स्पीड को और बढ़ा दिया। थर्ड में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल सकती है मोशन के? बिल्कुल। में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट की शेप में कुछ चेंज आ सकती है? ला सकती है, तो अभी जस्ट अभी हमने देखा। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। क्या ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा इफेक्ट भी ला सके? भाई बिल्कुल ला सकती है। फोर्स हो सकता है उसकी स्पीड भी बढ़ा दे, डायरेक्शन भी बदल दे और उसकी शेप में भी चेंज ला दे। तो फोर्स तीनों काम एक साथ भी कर सकती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of force. हम ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है जो कि तुम्हें याद रखना है कि इनमें से कोई भी एक्शन जो भी तुमने पढ़ा कि भाई रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, स्पीड बदलना या डायरेक्शन बदलना, ये बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। Thus an object cannot move by itself, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से नहीं चल सकता। अगर मैं बात करूं ये पेंसिल इधर उधर चल रही है, क्यों चल रही है?
क्योंकि मैं इस पेंसिल में फोर्स लगा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पेंसिल को मैं यहाँ रख दूं और मैं कहूं कि भाई अब ये मूव क्यों नहीं कर रही, तो नहीं मूव करेगी क्योंकि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। लेकिन अब हमारी पेंसिल इधर उधर मूव कर रही है, यानी कि इस पे फोर्स लग रही है। तो भाई वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ, इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इटसेल्फ। कोई भी अपने आप अपनी स्पीड को नहीं बदल सकता। इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन बाई इटसेल्फ, अपना डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता। एंड इट शेप कैन नॉट बी चेंज बाई इटसेल्फ, खुद से अपनी शेप भी नहीं बदल सकता। यानी इन सारे इफेक्ट्स को देखने के लिए आपको फोर्स चाहिए ही चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन का टॉपिक है कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस मतलब क्या, कॉन्टेक्ट में आती है, टच होती है। तो देखते हैं, पहली कॉन्टेक्ट फोर्स है मस्कुलर फोर्स। तो याद रखना मेरे भाई, मस्कुलर फोर्स क्या एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, यानी कि कॉन्टेक्ट में आने पर ही लगेगी। तो मस्कुलर फोर्स क्या है आपकी, एक कॉन्टेक्ट फोर्स। आगे देखते हैं, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मान लो ये बुक रखी हुई है, आप इसे उठाना चाहते हो, तो आप क्या इस वाली बुक को बिना टच किए उठा सकते हो? कि मतलब बिना टच किए आप इस बुक को उठा लो, नहीं उठ सकती। या ये जो पेंसिल रखी हुई है मान लो, क्या इस पेंसिल को आप बिना टच किए ऊपर को उठा सकते हो? नहीं उठा सकते मेरे भाई। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि कॉन्टेक्ट करना जरूरी है। तो ठीक है, कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या आप वाटर से भरी हुई बकेट को उठा सकते हो बिना उसे होल्ड किए? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। जनरली आपने देखा होगा, फोर्स अप्लाई करने के लिए आपकी बॉडी क्या आती है, कॉन्टेक्ट में आती है उस ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट पर के आप फोर्स लगा रहे हो। द कॉन्टेक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और पीस और रोप। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली उसके कॉन्टेक्ट में हो सकता है कि आपने हाथ से किसी और चीज को पकड़ा हुआ हो और वो किसी और चीज पे फोर्स लगा रही हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिख रहा है, देखो ये मैन है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है इनके, जो यहाँ पर ये एनिमल है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मैन के हाथ में क्या है, एक रोप है, और रोप किसके कांटेक्ट में इसमें है, तो ये इनडायरेक्टली है तो कांटेक्ट में। वो बात अलग है कि ये डायरेक्टली इस एनिमल के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो भाई इन्होंने यहाँ पे बात की है कि हेल्प ऑफ स्टिक से भी कर सकते हैं, पीस ऑफ रोप भी हो सकता है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। जो ये हम किसी भी चीज को खींचते हैं या स्कूल बैग को उठाते हैं या जो वाटर से भरी हुई बकेट है उसे होल्ड करते हैं, तो इन सबके लिए फोर्स आता कहां से है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के मसल्स है, ये फोर्स वहां से आता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। इस फोर्स को इसीलिए क्या बोला जाता है, मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। तो याद रखना कि जो फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू दी एक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स के एक्शन की वजह से फोर्स लगे, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं मस्कुलर फोर्स। क्लियर है, आगे देखते हैं। इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ digesting the food get pushed through the alimentary canal. Could it be muscular force that does it? You also know that the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing. Where are these muscles located which make breathing possible? Can you list a few more example of the force exerted by the muscles in our body? यानी ये सारे muscular force के एग्जाम्पल थे। जैसे कि मान लो आपने बॉडी को बेंड किया, आपने मस्कुलर फोर्स लगाई। जो फूड डाइजेस्ट होता है उसके लिए फूड को कहाँ जाना पड़ता था, आपके फूड पैर से होते हुए स्टमक में जाना पड़ता था। तो जो फूड आपका स्टमक तक पहुंचता है वो भी किस फोर्स की वजह से बोलता है, आपकी मसल्स की फोर्स की वजह से ही पहुंचता है। या आप लोग जो ऑक्सीजन को लेते हैं या CO2 को रिलीज करते हैं, जो इनहेल और एक्सहेल होता है एयर का, और जिसे कि ब्रीथिंग कहते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, मसल्स जो हमारे अंदर होती है उनके फोर्स लगाने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी। जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी बोले तो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी होती है उन्हें करने के लिए, एंड अदर टास्क, और अदर टास्क को करने के लिए। एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्सेस, डंकी, कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। ये सारे लोग काफी सारे टास्क करते हैं हमारे लिए। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। इन सारे टास्क को करने के लिए ये लोग क्या यूज करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज्ड टू कैरी आउट मेनी डिफिकल्ट टास्क। तो ये जो ये एनिमल है, इसमें ये किसकी हेल्प से इसे आगे बढ़ा के ले जा रहा है, इसे आगे बढ़ा के ले जा रहा है अपने मस्कुलर फोर्स की वजह से। अगर ये मस्कुलर फोर्स ना होती तो एनिमल इसको कैरी नहीं कर पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई कर सकती है जब वो किसी के कॉन्टेक्ट में हो ऑब्जेक्ट के। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स। इसलिए मस्कुलर फोर्स को कॉन्टेक्ट फोर्स भी कहा जाता है। यानी कि
मस्कुलर फोर्स बिना किसी कांटेक्ट के नहीं लग सकती, यानी कि मान लो कोई कांटेक्ट नहीं है और आप कह लो मस्कुलर फोर्स लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी टच में आना पड़ेगा। ठीक है। आर देयर अदर टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेज, लेट अस फाइंड आउट। क्या और भी कुछ अदर टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेज हैं? तो पता करते हैं। यानी एक तो हम स्टडी कर चुके हैं बच्चों, क्या स्टडी कर चुके कि मस्कुलर फोर्स हमारी कॉन्टेक्ट फोर्स है। अब एक और फोर्स स्टडी करने वाले, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, स्टार्ट करते हैं। Recall some of your experiences. A ball rolling down along the ground gradually slow down and finally come to rest. आप लोगों ने देखा होगा कि जो बॉल है वो रोल कर रही हो ग्राउंड पे, तो धीरे धीरे स्लो होती आती है, स्लो होती आती है, एंड फाइनली कम टू द रेस्ट। और लास्ट में जाके क्या होती है, वो बॉल रुक जाती है, यानी कि रेस्ट में आ जाती है। When we stop pedaling a bicycle, मान लो अपन बाइसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, अपन ने उसमें पेडल मारना बंद कर दिया। इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू स्टॉप। और हमने देखा है कि वो जो साइकिल होती है हमारी या बाइसाइकिल होती है, उसमें अगर पेडल मारना बंद कर दिया तो धीरे धीरे कम होती जाती है स्पीड और फाइनली कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है। और एग्जांपल देखते हैं, कार और स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। अगर आप अपनी कार या स्कूटर का इंजन क्या कर दें, ऑफ कर दें, तो वो भी रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अ बोट कम टू रेस्ट, जो बोट है वो भी रेस्ट में आ जाएगी। वी स्टॉप रोइंग इट, अगर हम उसमें जो रोइंग करते हैं वो करना बंद कर दें। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? क्या आप और एक्सपीरियंसेस दिखा सकते हैं जिसमें आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करके रेस्ट में आ गया। ठीक है। इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इन सारी सिचुएशन में हमने देखा कि कोई फोर्स तो लग नहीं रही ऑब्जेक्ट पे, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, फिर भी उनकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हम लोगों ने भी बच्चों क्या पढ़ा था कि हमारी स्पीड तब तक कम नहीं हो सकती या तब तक बढ़ाई नहीं जा सकती जब तक कि हम पे फोर्स ना लगे। तो जो बाइसाइकिल है पेडल बंद करने पर रुकने लगी, जो बॉल थी वो धीरे धीरे रुक गई, जो स्कूटर था उसका इंजन बंद करने पर स्कूटर धीरे धीरे स्पीड कम करके रुक गया। तो ये सब कैसे हुआ जब फोर्स नहीं लग रही है? तो What cause a change in their state of motion? किस वजह से इनकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हुआ, यानी पहले चल रहे थे अब वो जीरो स्पीड में आ गए, रेस्ट में आ गए। तो what cause a change in their state of motion? Could some force be acting on them? यानी कि उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। Can you guess the direction in which the force must be acting on each case? क्या आप गैस कर सकते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी हर केस में, जो ये जिसमें स्पीड कम होती है रुक रही है? देखो आपको रिमाइंड होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब भी फोर्स मोशन के अलोंग लगे तो हमेशा स्पीड बढ़ती है। अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की स्पीड डिक्रीज होती जा रही है तो समझ जाना कि जो फोर्स लग रही है वो उसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लग रही है। मान लो बॉडी चल रही है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लग रही होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तभी उसकी स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है सारे चेंजेस लाने के लिए जो स्टेट ऑफ मोशन में हो रहे थे, जैसे कि आपकी जो बाइसाइकिल थी वो धीरे धीरे रुक गई, आपका स्कूटर इंजन बंद होने पर रुक गया, जो बॉल थी वो धीरे धीरे स्पीड कम करके रुक गई। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई? ये सारी चीजें हुई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स है। आपकी फुटबॉल किसी भी सरफेस पर चल रही है, तो एक बात बताओ मेरे भाई, जब फुटबॉल किसी सरफेस पर चल रही है तो क्या फुटबॉल उस सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं है? टच कर रही है, कॉन्टेक्ट को टच कर रही है सरफेस को या नहीं कर रही? भाई बिल्कुल कर रही है। तो हम सीधा कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स ही है, जो कि स्पीड को क्या करती है? कम करने की कोशिश करती है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग द बॉल टू रेस्ट। ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो कि ग्राउंड और उस मूविंग बॉल के बीच में लग रही थी, जिसकी वजह से वो किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट कैन ब्रिंग इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। यानी कि उस वाटर का भी एक फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से बोट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी अगर हम रोइंग करना बंद कर दें। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना मेरे भाई कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमेशा एक्ट करती है मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। इस पॉइंट को याद रखना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट, सारे मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? अपोजिट होती है मोशन के। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेसेस। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे अराइज होता है? दो सरफेस के कॉन्टेक्ट की वजह से। जैसे कि अगर फुटबॉल मूव कर रही है किसी भी ग्राउंड में, तो एक तो फुटबॉल का सरफेस हो गया, ग्राउंड का सरफेस हो गया, तो इन दोनों सरफेस के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स अराइज होती है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। ये भी एक एग्जाम्पल है कॉन्टेक्ट फोर्स का। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12। आप इस फोर्स के बारे में और ज्यादा चैप्टर 12 में स्टडी करेंगे। यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और टू बी ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद इट। लेट अस फाइंड आउट। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। तो अपन का ये डिस्कस हो गया कांटेक्ट फोर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस सबसे पहली फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फोर्स है जो कि एक मैग्नेट की वजह से लगती है। तो आगे देखते हैं क्या है। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। आप लोगों ने बचपन में थोड़ा सा एक गेम भी खेला होगा जिसमें आप ना दो मैग्नेट को पास लाते हो। तो आपने देखा दो मैग्नेट को जब पास लेकर आते हो तो क्या होता है, वो मैग्नेट एक दूसरे को फोर्स लगाती हैं। तो दो ही केसेस होते थे, या तो वो पास पास आ जाती थी या हो सकता है कि एक मैग्नेट के लाने पे दूसरी मैग्नेट दूर जाती थी। जितना पहली मैग्नेट को पास ले जाओ उतना ही दूसरी मैग्नेट दूर जाती थी। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between two magnets? यानी कि उन मैग्नेट्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होती थी। तो इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स क्यों बोला जा रहा है? देखो बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स इसलिए बोला जा रहा है। क्या एक बात बताओ, एक मैग्नेट और जो दूसरी मैग्नेट है, क्या ये पास आ रही है? नहीं, पास नहीं आती। जैसे हम इसके क्लोज लाते हैं, जो अपने आप दूर हो जाती है, पास आ जाती है, यानी कांटेक्ट में नहीं होती। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोल रहे हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। You have learnt in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike pole attract each other। इस पॉइंट को याद रखना। आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि poles of two magnets repel each other unlike pole attract each other। अब आपके मन में आ रहा होगा, जो पोल ऑफ टू मैग्नेट का मतलब क्या है? देखो, जो भी मैग्नेट होती है, मान लो ये एक मैग्नेट है, इसके दो पोल माने जाते हैं, यानी कि एक पोल ये नॉर्थ, एक पोल साउथ, ठीक है। और मान लो यहाँ पे दूसरी मैग्नेट है कोई, इसका भी ये नॉर्थ, इसका भी साउथ। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर सेम पोल होंगे, सेम पोल मतलब या तो ये नॉर्थ नॉर्थ होंगे, तो मैग्नेट दूर जाएगी। अगर इस वाले नॉर्थ के पास आप इस वाले नॉर्थ को लाओगे तो क्या होगी? मैग्नेट दूर दूर जाएगी। और इन्होंने बोला अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल का मतलब क्या है? जो अलग अलग पोल है, यानी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर आप इस केस में दोनों मैग्नेट को पास लेकर आओगे बच्चों, तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए बोला कि अगर अपोजिट पोल है, अपोजिट पोल मतलब डिफरेंट पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो अट्रैक्ट होगा। अगर सेम पोल है, या तो साउथ इस वाले साउथ के साथ है, या ये वाला नॉर्थ इस वाले नॉर्थ के साथ है, तो फिर मैग्नेट रिपेल करेगी। क्लियर है? डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? क्या आप मैग्नेट को कॉन्टेक्ट में लेकर आए इस फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए? नहीं लेकर आए भाई, दूर से पता चल जाता है, ठीक है। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद इट। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट फोर्स लगा सकती है बिना ही कॉन्टेक्ट में आए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जो ये फोर्स लगाई एक मैग्नेट ने, वो किसका एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जो कि फोर्स मैग्नेट ने किसी भी आयरन के पीस पे लगाई, वो भी एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। तो देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फोर्स। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbing with a sheet of paper। एक कोई स्ट्रॉ है, ठीक है, स्ट्रॉ जिसने एक्वायर कर लिया है चार्ज को। कब? जब आपने उसे सीट ऑफ पेपर से रब किया। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। जो ये स्ट्रॉ है, ये एग्जाम्पल है चार्ज बॉडी का। देखो चार्ज बॉडी बच्चों क्या होती है, अभी चार्ज बॉडी को बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे हम, अभी हम इतना समझ सकते हैं। चार्ज बॉडी वो होती है जो किसी भी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे आप लोगों ने बचपन में गेम भी खेला होगा, अपने स्केल को ना अपने ना सर में रब करो। जो स्केल होता है उसे कहां रब करो? अपने सर में रब करो। फिर ना स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लो, तो आपने देखा होगा वो जो स्केल होता था वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता था। वो अट्रैक्ट इसलिए करता था क्योंकि स्केल पे चार्ज आ जाता था, स्केल चार्ज बॉडी होता था। तो अभी आप क्या समझे? किसी भी चार्ज बॉडी को क्या समझोगे? जो किसी भी दूसरी बॉडी पे क्या कर लगा सके? फोर्स लगा सके, ठीक है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी फोर्स लगाती है। चार्ज बॉडी बनती कैसे है? मैंने अभी बता दिया। चार्ज बॉडी बनती है किसी भी चीज को रब करने से। जैसे अभी आपने स्केल को मैंने बताया कि बालों से रब करो, चार्ज बॉडी बन जाएगा। या इन्होंने जो स्ट्रॉ का एग्जांपल लिया, जो स्ट्रॉ को किससे रब किया? सीट ऑफ पेपर से रब किया, तो स्ट्रॉ क्या बन गई? चार्ज बॉडी बन गई, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे लर्न कर लेना। जो फोर्स लगाती है कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी दूसरी चार्ज बॉडी पर या अनचार्ज बॉडी पर, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स कम इन टू प्ले इवन वेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। ये फोर्स तब भी लगती है जब बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं होती। जैसे मैंने स्केल वाला एग्जांपल दिया, आप स्केल को ना दूर से अगर किसी पेपर के पीस के पास ले जाओ, पेपर का पीस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा स्केल के पास बिना उसे टच किए, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल हो गया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का, यानी विदाउट कॉन्टेक्ट के फोर्स लग रही है।
This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force therefore is another example of non-contact force. यानी electrostatic force भी एक और example है non-contact force का. You will learn more about electric charge in chapter 15. ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हमारा आ जाता है एक और फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं. दो फोर्स बात कर ली हमने. एक तो बात की अपन ने किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, एक की मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. नेक्स्ट है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स भी बच्चों एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब क्या, ये भी बिना किसी कॉन्टेक्ट के फोर्स लगती है. यू नो दैट अ कॉइन और पेन फॉल टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप ऑफ योर हैंड. मान लो आपके हाथ से, मान लो पेंसिल है, मेरे हाथ से स्लिप हो जाए तो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरती है. या कोई पेन है या कुछ भी पेपर है, वो स्लिप हो जाए एंड से तो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है. लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट. और आप लोगों ने देखा जो भी पत्तियां होती हैं या कोई भी वो फ्रूट होता है वो ग्राउंड की तरफ जाता है जब भी किसी भी पेड़ से टूटता है. हाउ यू एवर वंडर व्हाई इट इज सो. क्या आपको कभी सोचा आपने वाली चीज कि ऐसा क्यों होता है, ग्राउंड की तरफ ही क्यों आता है. ठीक है. व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट. जब कॉइन आपके हाथ में था तब कैसा था, रेस्ट में था. एज सुन एज इट इज रिलीज इट बिगिन टू मूव डाउनवर्ड. जैसे ही वो रिलीज होगा हमने हमारे हाथ से, स्लिप हो जाएगा तो कहाँ मूव करने लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगो अ चेंज. कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. क्या ये बिना फोर्स के पॉसिबल है कि कॉइन नीचे की तरफ क्यों जा रहा है. कॉइन नीचे आ रहा है, इसका कुछ ना कुछ फोर्स है. विच इज दिस फोर्स, ये फोर्स कौन सी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. जो भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है, वो अर्थ की तरफ गिरती है, फॉल करती है क्योंकि अर्थ से पुल करती है. पुल देम. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो बच्चों से भी बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है. जो भी अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है और जो फोर्स लगती है उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल देम. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. कभी कभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना बोल के सिर्फ हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी. ग्रेविटी का मतलब भी यही होता है कि वो एक फोर्स है. ठीक है. दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है. अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या, देखो मैग्नेट वाले केस में देखा था, मैग्नेट पास पास भी आ सकती थी, मैग्नेट दूर दूर भी आ सकती थी, यानी रिपेल भी कर रही थी. लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है इसमें कोई भी चीज रिपेल नहीं होती. फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करती है, रिपेल नहीं करती. इसलिए इन्होंने बोला दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगती है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट और बीइंग अवेयर ऑफ इट. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है हर वक्त, हर किसी पे, हर जगह लग रही होती है. वाटर बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप. हमने देखा है जैसे हम टेप ओपन करते हैं, वाटर कहाँ की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, ग्राउंड की तरफ फ्लो कर देता है. वाटर एंड रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो वाटर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से फ्लो कर रहा होता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फ्लो कर रहा होता है. आपने देखा नदियों में पानी बहता रहता है तो आपके मन में नहीं आता कि भाई नदी में जो पानी बह रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, कैसे बह रहा है, कोई क्या फोर्स लगा रहा है क्या पानी पे. तो जो फोर्स लग रही है पानी, वो कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वाटर क्या करता रहता है, रिवर के अंदर फ्लो करता रहता है. क्लियर है बच्चों. आगे बढ़ते हैं. अपन का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर. ठीक है. प्रेशर से पहले ये भी पढ़ लो जो लिखा हुआ है, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन. ठीक है. ग्रेविटी ऐसा नहीं सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी है, आप लोग सोचो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अर्थ की ग्रेविटी होती है. क्योंकि अक्सर हम यही तो बोलते हैं कि कोई भी चीज गिरती है तो अर्थ की तरफ जाती है, कोई भी चीज गिरती है तो अर्थ की तरफ जाती है. तो बहुत से बच्चों को लगने लगता है कि जो ये सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी है, जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी, यानी कोई और नहीं लगाता. तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स हो या ग्रेविटी हो, ये जो फोर्स है वो हर ऑब्जेक्ट लगाता है. इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट. चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो. तुम्हारे मन में आ रहा हो क्या ये पेंसिल भी इस बुक पे फोर्स लगा रही है, भाई बिल्कुल लगा रही है. ये पेंसिल और बुक के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है. मेरा ये हाथ है, मेरे हाथ और इस बुक के बीच में भी भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है. क्लियर है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कुछ बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है या बच्चों को लगता है सिर्फ और सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है. तो क्लियर रखना, कोई भी बॉडी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है दूसरी बॉडीज पे. क्लियर है. हालांकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा वीक होता है, इतना ज्यादा कमजोर होता है कि हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते. आप भी अपने एक दोस्त पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपके दोस्त को आपकी तरफ खींच ले या आपको अपने दोस्त की तरफ खींच कर ले जाए. क्लियर है.
तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अर्थ नहीं लगाती। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स के अंदर सारी बॉडीज लगाती है। वो बात अलग है कि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा वीक होता है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन का टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? You have learned in class 8th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी साइक्लोन आता है या कोई भी आधी स्टॉर्म आता है तो क्या करता है, वो रूफ वगैरह को भी उड़ा ले जाता है, काफी टॉप है, काफी सामान उड़ा ले जाता है, आपने देखा हुआ। यू हैव लर्न दैट द विंड एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। जो इस विंड या साइक्लोन्स जो आते हैं ना, वो किसकी वजह से आते हैं? डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, एक तरफ होता है हाई प्रेशर एयर का, एक तरफ होता है लो प्रेशर एयर का, तो उसकी वजह से साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। ठीक है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या कोई रिलेशन है प्रेशर और फोर्स के बारे में? अब इनके मन में डाउट आ रहा है, तो देखते हैं कोई ना कोई रिलेशन अगर निकल कर आता है तो प्रेशर और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड, डिड यू सक्सीड? आप किसी भी नेल को लो और उसे वुडन प्लैंक में दबाने की कोशिश करो, उसे अंदर सेंड करने की कोशिश करो, उसे अंदर से फिट करने की कोशिश करो, क्या आप सक्सेस हो पाओगे? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब क्या करो, पॉइंटेड एंड की तरफ से उस नेल को अंदर करो उस वुडन प्लैंक के अंदर, तो आप लोग क्या देखोगे? कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या ये आपसे हो पाया इस टाइम? तो देखो बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अभी इन्होंने एक और एग्जांपल ले लिया, इन्होंने क्या बोला? ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ। ठीक है, एंड देन विद अ शार्प नाइफ। आप एक नाइफ लो, आप ना एक साइड जहां पे जो थोड़ा सा ब्लंट हो ना, जहां पे खुदरा टाइप हो, जहां पे शार्प ना हो, वहां से ना कुछ कटिंग करने की कोशिश करो और फिर आप कोशिश करो शार्प नाइफ से कट करने की। विच इज इजियर? आपको किससे इजियर होगा? ठीक है भाई, दूसरा एग्जाम्पल देख लिया। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड? आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। आपने देखा जब आपने नेल को, मान लो ये एक नेल है, तो आपने जब इस वाले पार्ट से नीचे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, और एक आपने मान लो कि ये पिन पॉइंटेड है, इसकी तरफ से नेल को अंदर फोर्स लगाया, तो आपको कुछ फर्क लगा एरिया में? हाँ भाई बिल्कुल लगा। ये एरिया ज्यादा कवर कर रहा है और ये पॉइंटेड जो पार्ट है ये एरिया को कम कवर करेगा। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो बच्चों याद रखना कि जो ये फोर्स लगती है, किस पे लगती है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इसी को प्रेशर कहते हैं, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है हमारा? फोर्स पर यूनिट एरिया, P इक्वल टू F अपॉन ए। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर कब आएगा? जब फोर्स का आप डिवाइड कर दो एरिया से। तो आप लोग देख सकते हो प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पर और साथ ही प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पर भी। यानी कि भले ही आपकी फोर्स सेम हो, अगर एरिया डिफरेंट है तो प्रेशर भी क्या आएगा मेरे भाई? डिफरेंट आएगा। जैसे कि नेल वाले केस में था, आप नेल वाले केस में दोनों तरफ से वुडन के अंदर फिट करने की कोशिश करो, आप फोर्स तो सेम ही लगा रहे थे ना, फर्क किसका आया? एरिया का आया। जहां पर एरिया कम हुआ वहीं प्रेशर बढ़ गया। तो याद रखना प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है बच्चों? प्रेशर और एरिया में ये रिलेशन है कि आपका जैसे ही एरिया ज्यादा होगा प्रेशर आपका कम हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा होती है फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसे ही समझ लो जो ये प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एरिया के बढ़ने पर। एरिया आपका जितना ज्यादा कम होगा, एरिया आपका जितना ज्यादा कम होगा, प्रेशर आपका उतना ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो आपका यहां से कंक्लूजन निकल आया कि एक शार्प पिन को किसी भी वुडन ब्लॉक के अंदर फिट करना बहुत ही आसान है क्योंकि उसका एरिया बहुत कम होता है। क्लियर है? एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। ठीक है, इस स्टेज पर हम जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी परपेंडिकुलर कर रहे हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री पे कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, इसे भी समझ लेते हैं। आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स। आप लोगों ने देखा होगा जब भी ये लोग कुछ भी सामान अपने हेड पर उठाते हैं तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इन्होंने क्या कर रखा है? एक गोल कपड़ा लेकर अपने सर पर रख लिया है, उस कपड़े के ऊपर इस सामान को रखा हुआ है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? When they have to carry heavy loads, by doing this they increase the area of the contact of the head with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load। देखो ऐसा क्या हुआ, जैसे इन्होंने इस कपड़े को रोल करके रखा तो एरिया बढ़ गया। अब जो ये फोर्स लगा रहा था, ये बैग और ये सूट के जो फोर्स लगा रहा था अब लार्जर एरिया में लगाएगा। हम लोगों ने अभी देखा कि P इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन ए। मतलब एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम।
तो इसने क्या किया, इस रोल जो इस स्वापी होगी इसकी या कोई भी कपड़ा होगा जो रोल बना के इसने अपने सर पर रख लिया। इससे क्या फायदा मिला, इससे फायदा ये मिला इसे कि इसका एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो फोर्स तो वही है, सूटकेस और बैग दोनों में फोर्स तो वही है, लेकिन एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या हो गया मेरे भाई, कम हो गया। इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स। ये मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया, इन्होंने सेम कॉन्सेप्ट आपको समझाया, P = F/A। इन्होंने कहा है एरिया आपका जितना ज्यादा कम होगा, यानी डिनोमिनेटर आपका जितना कम होगा, प्रेशर आपका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स, यानी कि सेम फोर्स के लिए, यानी फोर्स तो कांस्टेंट है, सिर्फ एरिया और प्रेशर की बात करें, फोर्स सेम रखो, एरिया को बढ़ा दो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ाने पे प्रेशर, एरिया बढ़ाने प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया कम करने पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर फोर्स आपकी कांस्टेंट है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। आपने देखा जो पॉइंटेड एंड की जो नेल थी उसका जो एरिया था बहुत ही ज्यादा कम था, किसके कंपेरिजन में, जो उसका हेड था। इसलिए नेल आसानी से उस वुडन प्लैंक के अंदर जा पाई, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, एरिया कम हो गया। ठीक है, द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस द प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। यानी कि जो सेम फोर्स पहले हेड की तरफ से लग रही थी वही फोर्स सफिशिएंट रही किसको, नेल को अंदर करने में, किस साइड से, पॉइंटेड एंड से। ठीक है, तो सेम फोर्स रही, सिर्फ हमने क्या किया, उसका एरिया, कम वाला एरिया उस वुडन प्लैंक के अंदर शिफ्ट किया, तो अपन की आराम से वो शिफ्ट हो गई। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर्स बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप एंड नॉट द थिन स्ट्रैप। आप लोगों ने देखा होगा आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं उसमें ब्रॉडर स्ट्रैप होती है, थिन स्ट्रैप क्यों नहीं होती। देखो थिन स्ट्रैप क्यों नहीं होती, आप लोग अगर बैग को अपने कंधे पर टांगोगे तो आप लोगों ने एक ऑब्जर्व किया होगा कि वो ब्रॉडर स्ट्रैप होती है तो उसका क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है, यानी कि वो मोटी होती है। मान लो इतनी मोटी है, ठीक है, अगर इतनी मोटी है तो उसका क्या होगा, एरिया बढ़ गया। तो जो फोर्स है आपके बैग की वजह से, यानी बैग में जो बुक्स रखी हुई है उसकी वजह से जो फोर्स है आपके जो शोल्डर पर लगेगी, एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मान लो थिन स्ट्रिप हो, मान लो इतनी पतली सी बैग की स्ट्रिप है, तो बुक्स तो आपकी वही है, बुक तो फोर्स लगाएंगी, लेकिन वो फोर्स जो होगी वो कम एरिया पे लगेगी, और कम एरिया पे फोर्स लगने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी शोल्डर्स में। इसलिए आपके बैग की जो स्ट्रैप होती है वो क्या होती है, ब्रॉड होती है। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग एंड पर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। आप लोगों ने देखा जो भी कटिंग टूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प एजेस के होते हैं। ठीक है, डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, लेट अस फाइंड आउट। अब ये कोशिश कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने नेल की स्टडी की थी। ठीक है, अब ये लोग बात करें क्या ये लिक्विड और जो गैसेस होते हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं एक दूसरे पर, क्या ये भी एरिया पे डिपेंड करते हैं। मान लो कि कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस जो है किसी कंटेनर में शिफ्ट की गई, मान लो इसी में ट्यूब में डाली गई है, तो क्या ये भी फोर्स लगाएगी और क्या ये एरिया पे डिपेंड करेगी। तो अपन का नेक्स्ट टॉपिक यही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्टिविटी पहले मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक पाइप। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले लीजिए, प्लास्टिक पाइप ले लीजिए। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 20 सेंटीमीटर एंड इस डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। उस ट्यूब की जो लेंथ है वो लगभग 25 सेंटीमीटर हो, माने कि ये ट्यूब है, इसकी लेंथ आप मान लो 25 सेंटीमीटर, और उसका जो डायमीटर है वो ये लोग बता रहे हैं 5 to 7.5 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर मतलब ये वाली पार्ट 5 to 7.5 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ये लोग कि ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन सीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर। ठीक है, एक थिन सीट ले लो, किसका, गुड क्वालिटी ऑफ रबर का एक रबर ले लो, से रबर बैलून, कोई बैलून ले लो, या फिर ठीक है, स्ट्रेच द रबर सीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, होल्ड द पाइप एट द मिडिल, कीप इट वर्टिकल पोजीशन। फिगर 11.14 में आप देख सकते हो इन्होंने इस पाइप के नीचे क्या लगा दिया, एक रबर बैलून लगा दिया। इसी तरीके से आप रबर बैलून को लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप। अपने एक फ्रेंड से बोलो कि इस वाले पाइप में थोड़ा सा पानी वो डाले। ठीक है, पोर सम वाटर इन द पाइप। डज द रबर सीट बल्क आउट। जो ये रबर सीट है ये बल्क आउट करेगी इस तरीके से, क्या इस तरीके से बल्क आउट करेगी, वो पानी डालना शुरू कर दे। देखो पहले पानी यहाँ तक था, अब उसने पानी फिल कर दिया सेकंड केस में ऊपर तक, तो ये बल्क आउट करने लगी। ठीक है, आगे बोलता है कि नोट ऑल्सो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन दी पाइप। और हाइट ऑफ वाटर को भी आप कंसिडर करो तो आप साफ साफ देख सकते हो, देखो यहाँ पे हाइट यहाँ तक है और इस वाले में हाइट यहाँ तक है। ठीक है, आगे बोलता है
कि pour some more water, observe again the bulk in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. आप और ज्यादा पानी डालिए और ऑब्जर्व करिए कि उस रबर शीट के साथ, उस बैलून के साथ क्या होगा, और साथ के साथ उस हाइट भी देखिए वाटर कॉलम की। तो ये तो आप लोगों ने किया होगा यार, होली के टाइम पे आप लोग जो गुब्बारों में पानी भर करके रख लेते हो, क्या करते हो, आप टेप के पास जाते हो, गुब्बारा लगाते हो और क्या करते हो, उसमें पानी फिल कर लेते हो, गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो ये तो आप भी कर चुके हो, इसी तरीके का एक एक्टिविटी है वो भी, जो होली के टाइम पे करते हो आप लोग। ठीक है, रिपीट दिस प्रोसेस a few more times. इस प्रोसेस को काफी टाइम्स करिए। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्क इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप? क्या आपको कोई रिलेशन दिखाई पड़ता है किसके बीच में, जो ये बल्किंग आउट हुई और जो ये हम हाइट बढ़ाते जा रहे हैं? यानी कि पहले हाइट यहाँ थी, देखो बल्किंग इतनी थी, हाइट पाइप के अंदर बढ़ा दी यानी बल्किंग भी बढ़ गई। तो अभी तो हमें यही दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे पानी बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये भी बल्क आउट होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। यानी कि जो ये प्रेशर लगा रहा है वाटर इस बैलून पे, वो डिपेंड करता है कि जो ये वाटर है उसकी हाइट कितनी है कॉलम के अंदर, जो ये कॉलम है उसके अंदर हाइट कितनी, यानी जितनी ज्यादा हाइट होगी वो उतनी ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्टिविटी 11.8। आपको अच्छे से समझ आ गई? कुछ नहीं था इस एक्टिविटी में, इसमें एक ट्यूब थी, इसके अंदर एक बैलून को लिया, ठीक है, इसके अंदर वाटर डालते गए, जैसे जैसे वाटर की हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे ये बल्क आउट होने लगा। तो उन्होंने बोला कि भाई प्रेशर लगा रहा है वाटर, वाटर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, वाटर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है जितना इसकी हाइट ऑफ वाटर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से तो हमारा यही कंक्लूजन निकला। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 11.9 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं टेक अ प्लास्टिक बोतल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बोतल। ठीक है, एक प्लास्टिक बोतल को ले लो, फिक्स अ सिलेंडर ग्लास ट्यूब। ठीक है, उसमें एक सिलेंडर ग्लास ट्यूब को फिक्स कर लो इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम को, इस तरीके से बोल रहे हैं, प्लास्टिक बोतल ले लो, उसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब को फिक्स कर दो। ठीक है, आगे बोल रहा है यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्ट इट नियर द बोतल ऑफ द bottom of the bottle. Make sure that the water does not leak from the joint. If there any leakage, seal it with molten wax. ठीक है, cover the mouth of the glass tube with a rubber sheet as you did in activity 11.18. Now fill the bottle up to half with water. What do you observe? Why does the rubber सीट फिक्स्ड टू द ग्लास ट्यूब बल्क दिस टाइम? ठीक है, देखो पूरी कहानी क्या है मैं समझाता हूँ। ये बोतल है, ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब फिट करो। इन्होंने ये ट्यूब कैसे फिट की उसके लिए इन्होंने बताया, यहाँ पर ना थोड़ा सा इसे गर्म कर लो, जैसे गर्म करोगे इस ट्यूब को अंदर फिट कर दोगे, ये फिट हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से लीकेज हो रहा है पानी का तो एक वैक्स वगैरह लगा के इसे फिक्स कर दो, यानी यहाँ से लीक पानी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसमें एक रबर को लगा दो जैसा कि पहले बैलून लगाया था, और फिर इस बोतल को भर दो। इतनी कहानी इन्होंने इस एक्टिविटी में अब तक बोली है। ठीक है, pour some more water in the bottle. Is there any change in the bulk of the rubber sheet? क्या कुछ चेंज आएगा जैसे जैसे हम पानी बढ़ाएंगे? हाँ भाई, ये भी थोड़ा ज्यादा बल्क आउट करता जाएगा। ठीक है, ये क्या करता जाएगा, ज्यादा बल्क आउट करता जाएगा। तो ऐसे क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो लिक्विड होता है वो वॉल्स पे भी प्रेशर लगाता है। देखो प्रेशर लगने की वजह से तो बल्क आउट हो रहा है, और यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला था कि वाटर की जो हाइट होती है वो भी प्रेशर लगाती है, यानी नीचे भी प्रेशर लग रहा है और साइड में भी प्रेशर लग रहा है। इस एक्टिविटी से पता चल गया जो वाटर है वो आपका वॉल्स पर भी प्रेशर लगा रहा है। क्लियर है? Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. आप लोगों ने देखा कि जो रबर शीट है वो इस बार साइड में लगाई गई है कंटेनर के, ना कि बॉटम में। ठीक है, Does the bulking of the rubber sheet in the case indicate that water exert pressure on the side of the कंटेनर एज वेल? क्या ये बल्किंग हो रही है? क्या ये चीज ये शो कर रही है कि जो ये वाटर है वो साइड्स में भी प्रेशर लगा रहा है? तो हाँ भाई बिल्कुल लगा रहा है, वाटर अपनी वॉल्स के साइड में भी प्रेशर लगाता है। तो वही इन्होंने बोला, डज द बल्किंग ऑफ द रबर शीट इन द केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सिट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एज वेल, यानी नीचे की तरफ भी प्रेशर लगा रहा है और साइड में भी प्रेशर लगा रहा है। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। ठीक है, इसे इन्वेस्टिगेट और फर्दर करते हैं। अब आती है एक्टिविटी 11.10। इन्होंने बोला है कि एम्प्टी प्लास्टिक बोतल ले लो, सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, यू कैन टेक यूज टिन, आप कोई प्लास्टिक बोतल ले लीजिए और उसके चारों तरफ क्या कर दीजिए, होल कर दीजिए इस तरीके से। इन्होंने एक बोतल ली, उसके इधर 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 चारों तरफ होल कर दिए। ठीक है, इसमें वाटर को डाल दिया तो क्या होगा, इन्होंने देखा लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। ठीक है, सेम डेप्थ पे, यानी कि ये तीनों पॉइंट देखो कॉमन है। ठीक है, ये भी सेम डेप्थ पर है, ये भी सेम डेप्थ पर है, ये भी सेम डेप्थ पर है। तो इन्होंने बताया कि जो लिक्विड होता है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है सेम डेप्थ पे, यानी कि अगर ये वाला होल यहाँ ना होके मान लो यहाँ होता तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रेशर अलग होता है, यहाँ प्रेशर अलग होता है। तो उन्होंने वही समझने की कोशिश की है कि लिक्विड जो होता है वो इक्वल प्रेशर लगाता है, कहाँ पर, सेम डेप्थ पर। जितनी ज्यादा इसकी डेप्थ होगी सेम डेप्थ पे इक्वल प्रेशर लगाएगा। ठीक है, डिफरेंट डेप्थ होगी तो डिफरेंट प्रेशर लगाएगा। ओके, कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सिट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। लिक्विड क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है किस पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। डू गैसेस ऑल्सो एक्सिट प्रेशर?
तो अब ये बात करना चाह रहा है कि चलो लिक्विड की तो बात हो गई, अब गैसेस के बारे में जानना चाहते हैं। क्या गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं? डू दे ऑल्सो एग्जिट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? क्या वो भी कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाती है? लेट अस फाइंड आउट। ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यानी लिक्विड का तो पता कर लिया, अब किसका पता करेंगे? गैसेस का। ठीक है। When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? ये बोल रहा है जब भी आप बैलून को फुलाते हो तो आप उसका माउथ क्यों बंद कर लेते हो? ठीक है। What happen when you open the mouth of the inflated balloon? आप इन्फ्लेटेड बैलून का माउथ ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई, उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। सपोज यू हैव अ बैलून विच हैज होल्स। मान लो कि आपके बैलून है जिसका क्या है, जिसमें होल्स हो रखे हैं, छेद हो रखे हैं। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? क्या आप उसे फुला पाएंगे? भाई बिल्कुल नहीं फुला पाएंगे, क्योंकि जो भी हम उसमें एयर डालेंगे वो क्या होगा, साइड से निकल जाएगी। ठीक है। इफ नॉट वाई? अब पूछा क्यों नहीं निकल डाल पाएंगे भाई, क्योंकि उसमें से जो एयर है वो होल है, वहां से निकल जाएगी। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालना चाह रहा है, इसलिए इतनी कहानी बना रहा है कि भाई बैलून है, बैलून में होल हो रखा है, उसमें आपने एयर डाली पर वो इन्फ्लेट नहीं हो रहा है। ठीक है। कैन वी से दैट एयर एग्जिट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन? वेरी गुड, वो अपनी बात पे आ गया। यानी वो कह रहा है क्या हम ये बात कह सकते हैं कि एयर प्रेशर लगा रही है सारे डायरेक्शन? हाँ भाई बिल्कुल लगा रही है। एयर प्रेशर लगाती है सारे डायरेक्शन, तभी तो बैलून ऐसे करके धीरे धीरे फूलने लगता है चारों तरफ से। ठीक है। तो जो भी हम एयर उसमें फिल करते हैं वो क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, इसलिए बैलून चारों तरफ से यानी बड़ा होने लगता है। ठीक है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज पंचर? ठीक है। जब आपकी पंचर हो जाती है बाईसाइकिल ट्यूब तो क्या होता है? डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एग्जिट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून और अ ट्यूब? तो क्या यहां से हम कह सकते हैं जो एयर होती है वो प्रेशर एग्जिट करती है इनर वॉल्स पे, बैलून हो या वो ट्यूब हो। सो वी फाइंड दैट, तो हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया? गैसेस टू एग्जिट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी गैसेस भी प्रेशर एग्जिट करती है, कहां पे? कंटेनर्स की वॉल्स पे। तो यहाँ देखो कंक्लूजन निकला है, लिक्विड के साथ साथ कौन? गैसेस भी एग्जिट करती है प्रेशर पे, गैसेस भी एग्जिट करती है प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्लियर है? कोई डाउट? किसी तरह का कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अपन का टॉपिक नया स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेयर और प्रेशर, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई प्रेशर होगा। तो चलिए स्टडी करते हैं। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास सबको पता है कि भाई एयर है। दिस इनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। जो ये इनवेलप है एयर का, जो अपन के आसपास एयर प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से काफी किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेरिक एयर है। बिल्कुल ठीक। ओके। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हम लोग जहां रहते हैं उससे कई किलोमीटर ऊपर तक, यानी हम जब ऊपर की तरफ देखेंगे बादलों की तरफ, तो कई किलोमीटर तक एयर फैली हुई है। यानी अगर एयर कई किलोमीटर तक फैली हुई है, और अभी अभी हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई जो गैसेस होती है वो भी प्रेशर लगाती हैं, तो जो एयर है वो भी तो एक गैस ही है, तो वो भी क्या लगाती होगी? प्रेशर एक्सर्ट करती होगी, और उसी प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमारे आसपास जो ये गैसेस है जो प्रेशर अप्लाई करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, और हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया पर भी डिपेंड करेगा। ओके। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल विद एयर। ठीक है। मान लो कि एक आपका यूनिट एरिया का बहुत ही लंबा सा सिलेंडर है, आपने उसे फिल कर दिया एयर से। ओके। इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है, ये आपका एक सिलेंडर है, इसका एरिया क्या है? यूनिट ले लिया, इसे आपने फिल कर दिया एयर से। ओके। सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट, इट फिल्ड विद एयर, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर, दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी इस एयर पे, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ये गैस है, इस पे क्या लगेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एपी। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अब बात आती है कि जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा? पता कैसे चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा या कम है? लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया लेते हैं। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? कितना प्रेशर होगा? 2, 3, 4 नंबर की, जैसे मास होता है तो मास का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो। तो ये 20 होता है, 10 होता है, 5 होता है, इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। व्हेन यू प्रेस द सकर
most of the air between its cup and the surface escape out. The sucker stick to the surface because the pressure of the atmospheric act on it. आप लोगों ने ये रबर का सकर देखा होगा, जब भी आप इसे किसी भी सरफेस से लगाते हो तो ये क्या होता है, चिपक जाता है उससे, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि क्यों कैसे चिपक जाता है। तो उन्होंने बताया कि द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर एटमोस्फेरिक एक्ट ऑन इट। ये सकर स्टिक इसलिए कर जाता है किसी सरफेस पे क्योंकि इस पे एक्ट कर रहा होता है क्या मेरे भाई, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, इस सकर को सरफेस से निकालने के लिए, जैसे कि इसे ये कोशिश कर रहा है निकालने की, इस सकर को निकालने के लिए हमें इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर से हमारी फोर्स क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो आपको आइडिया हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर के मैग्नीट्यूड का, यानी कुछ तो अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि जब तक हम इसके अंदर जो फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा नहीं लगाएंगे तब तक ये यहाँ से निकल नहीं सकता। यानी कि इसको प्रेस करने में, इसको होल्ड करने में कौन हेल्प कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको सरफेस से चिपकाए हुए है, स्टिक किए हुए है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर in fact it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there is no air in all between the sucker and the surface। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि किसी भी ह्यूमन के लिए ये सकर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर इस सकर के अंदर एयर ना हो। यानी ये सकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या सरफेस है, सरफेस और सकर के बीच में यहाँ एयर होगी, ठीक है, यहाँ अंदर की साइड क्या होगी, एयर होगी, वो होना बहुत जरूरी है। तो इफ देयर वर नो एयर इन ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस, अगर उस सरफेस और सकर के बीच में कोई भी एयर नहीं होगी, डज इट गिव यू आइडिया हाउ लार्ज द एटमोस्फेयर, डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज। तो आपको आइडिया हो पाएगा कि एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होगा। यानी कि हम उसे निकाल भी नहीं पा रहे रबर सकर को। कब नहीं निकाल पा रहे, जब देयर इज नो एयर इन बिटवीन द सकर एंड द सरफेस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 centimeter to 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg, यानी कि 20 to 150 न्यूटन। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास 15 बाई 50 सेंटीमीटर एरिया का क्या है एटमोस्फेयर के अब अच्छा जो ये फोर्स लगाएगा, जैसे सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है, द फोर्स ड्यू टू एयर इन कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, अगर इसका एरिया 15 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, तो जो ये फोर्स लगाने वाला है कौन, जो एयर लगा रही है, वो फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, जो कि 225 केजी मास की बॉडी पर लगेगी। और 225 केजी मास की बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो लगभग इतनी लगेगी 2250 न्यूटन। ठीक है, the reason we are not crushed under the force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from the outside। तो ये कह रहा है कि अगर इतना ही ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम क्रश आउट क्यों नहीं होते, हमारी बॉडी क्यों नहीं फील करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो वो इसलिए नहीं करती। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड। यानी हमारे अंदर का जो प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसे क्या कर देता है, वो बैलेंस कर देता है। क्लियर है मेरे भाई, तो ये था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, और इस तरीके से आपका चैप्टर मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब हम डिस्कस करेंगे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज। तो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। फिर मैं 1 बाय 1 एक्सरसाइज के 1, 2, 3 और जितने भी 10 तक क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश नहीं करूंगा, कंफर्म कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।